हेलो गाइस, वेलकम टू रैंकर क्लासेस। बेटे आज की इस वीडियो में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर मैं आप लोगों को करूंगा कॉन्सेप्ट नंबर 4 से कवर करना शुरू करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा गुड्स। बेटे जरा ध्यान देना, गुड्स क्या होता है। बेटे वैसे लेमैन लैंग्वेज में गुड्स कोई भी वस्तु को बोलते हैं, बट इकोनॉमिक्स में इसका मीनिंग थोड़ा वाइडर है। देखो इसके अंदर गुड्स को कुछ कैटेगरी में तोड़ा जाता है। तो सबसे पहली कैटेगरी होती है इंटरमीडिएट गुड्स। अब इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होता है जिसके अंदर अभी वैल्यू एडिशन स्टिल पॉसिबल है, यानी कि इसके अंदर हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स रेफर टू द गुड्स विच डू नॉट क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री, जिसने अब तक प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस नहीं किया है। जैसे कि मान लो मिस्टर एक्स ने एक शर्ट परचेज की, मिस्टर वाई को बेच दी और उस पर प्रॉफिट कमाया, तो मिस्टर एक्स के लिए वो शर्ट जो है एक इंटरमीडिएट गुड्स कंसिडर की जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं फाइनल गुड्स। बेटे फाइनल गुड्स के अंदर वैल्यू एडिशन करना पॉसिबल नहीं है। बेसिकली जैसे आपका मोबाइल फोन हुआ, आप उसे परचेज करते हो लेकिन उसे रीसेल नहीं करते, उसको यूज करते हो, तो वो आपके लिए फाइनल गुड्स होता है। इसके बाद हम बात करते हैं फाइनल गुड्स को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है दो प्रकार के गुड्स में, एक फाइनल कंज्यूमर गुड्स और एक फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। देखो बेटे जरा ध्यान से देखना, फाइनल कंज्यूमर गुड्स क्या होता है। फाइनल कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसको बेसिकली कौन यूज करता है? कंज्यूमर। और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स कौन से गुड्स होते हैं जिसको कौन यूज करता है? प्रोड्यूसर। सर एग्जांपल से देखते हैं। देखो जैसे मान लो आपके घर के अंदर एक एसी आया, आपने वो एसी इंस्टॉल करवाया और उसे यूज किया, तो एज ए कंज्यूमर तुम उस एयर कंडीशन को यूज कर रहे हो। लेकिन अगर मान लो मैं तुमसे बात करूं, इस स्टूडियो के अंदर एक एसी लगा रखा है, अब ये एसी मेरे को अर्निंग करने में हेल्प कर रहा है, तो डेट इज कंसीडर्ड एज फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। एसी वो भी है और एसी ये भी है। वो जो एसी घर में यूज हो रहा है वो है फाइनल कंज्यूमर गुड्स, और जो एसी ऑफिसेज में यूज होते हैं वो है फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। अब फाइनल कंज्यूमर गुड्स फर्दर 4 टुकड़ों में क्लासिफाई होता है। एक होता है ड्यूरेबल गुड्स। सर ड्यूरेबल गुड्स कौन सा है? बेटे ड्यूरेबल गुड्स वो है जिसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर है और अप टू 5 to 10 ईयर है। समझ गए? जिस गुड्स की लाइफ 1 साल से ज्यादा है और 5 से 10 साल के लिए, जैसे आपके मोबाइल फोन, ठीक है, उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है, ठीक है। ऐसे सेमी ड्यूरेबल गुड्स जिसकी लाइफ अप टू 1 ईयर है। बेटे ऐसे गुड्स जिसकी लाइफ लगभग 1 साल रहती है, जैसे कि देखो मेरी बात सुनो, आपके बेसिकली रिमोट में डलने वाले सेल है ना, पेंसिल सेल वगैरह जो होते हैं, उन सब की लाइफ कैसी है? 1 साल। या आपके क्लोथ्स, हमारे क्लोथ्स लगभग 1 साल में खराब हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स की। बेटे नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स हैं जो वन टाइम यूज है। वन टाइम यूज, जैसे बहुत सारे सामान आप घर में लेके आते हो जो एक बार में यूज करते हो और खत्म हो जाते हैं। जैसे मिल्क आप लेके आए, चाय बनाई, यूज किया, खत्म। ऐसे चाय की पत्ती, टी है ना, टी जो है वो बेसिकली वन टाइम यूज होती है और खत्म हो जाती है, उसके बाद उसका रीयूज नहीं होता है, ठीक है। एंड लास्ट है बेटे सर्विसेज। सर्विसेज तो आप सब जानते हैं कि सर्विसेज क्या होती है। बेसिकली हम किसी से कोई सर्विस कैरी करते हैं, कोई भी सामान लेते हैं। मान लो कोई आप मुझसे पढ़ रहे हो, ये भी एक सर्विस है, या मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ, ये मैं उसे सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके बाद हम बात करते हैं फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स की। फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स को क्लासिफाई किया जाता है 2 टुकड़ों में, एक कैपिटल गुड्स और एक नॉन कैपिटल गुड्स। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल गुड्स? Capital goods refer to the goods which are high value in nature, जिसकी वैल्यू हाई होती है, ठीक है। अब नॉन कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? They are the goods which are repeatedly used but not a very high value। सर ये कैपिटल गुड्स और नॉन कैपिटल गुड्स अकाउंट के हिसाब से डिफरेंट होते हैं। इकोनॉमिक्स के इसके मीनिंग को जाने, सबसे पहले देखो कैपिटल गुड्स सुनो, ऐसे गुड्स जिनकी हाई वैल्यू है, जैसे कि एक एयर कंडीशन, एक बिल्डिंग, फर्नीचर, ऑफिस का फर्नीचर, ऑफिस की टेबल, ये सब कैपिटल गुड्स हैं, ठीक है। और नॉन कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? देखो बेटे बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, जैसे कि देखो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आपको, ये मार्कर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये मार्कर जो है मेरे को पढ़ाने में यूज आता है। देखो ये बार बार रिपीटेडली यूज हो रहा है, लेकिन इट इज नॉट ए हाई वैल्यू गुड्स, तो ये कंसिडर किया जाएगा
नॉन कैपिटल गुड्स में। तो बेसिकली कैपिटल गुड्स और नॉन कैपिटल गुड्स दोनों रिपीटेडली यूज होते हैं, बट एक हाई वैल्यू होता है और एक की हाई वैल्यू नहीं होता। इसी तरह से सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है वो होता है हमारे बीच में इंटरमीडिएट गुड्स के और नॉन कैपिटल गुड्स के। तो बस ध्यान रखना, इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो वन टाइम यूज होते हैं। जैसे एक हलवाई ने चाय पत्ती ली, हलवाई ने चाय बनाई और उसको आगे सेल कर दिया, तो उस वो चाय पत्ती एक ही बार यूज हुई। लेकिन एक टीचर ने मार्कर यूज किया, मार्कर रिपीटेडली बार बार यूज हो रहा है, दैट इज नॉन कैपिटल गुड्स। ध्यान रखना। इसके बाद देखते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट पे, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सर इनडायरेक्ट टैक्स, हाँ बेटे ध्यान से सुनो। इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है बेसिकली टैक्स, सुनो, टैक्स को ना दो टुकड़ों में तोड़ा जाता है। एक होता है टैक्स को, देखो हमारे भारत में टैक्स दो प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। सर डायरेक्ट टैक्स कौन सा और इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है? देखो बेटे डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जिसका बर्डन शिफ्टेबल नहीं है, जैसे कि इनकम टैक्स, या फिर इसका एक एग्जांपल और भी ले सकते थे, वेल्थ टैक्स जो आजकल हमारे यहाँ पे नहीं लगता है, ठीक है। इसी तरह गिफ्ट टैक्स, ये भी एक डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है। बेटे डायरेक्ट टैक्स बेसिकली वो टैक्सेस होते हैं जिसका बर्डन शिफ्टेबल नहीं होता है। जैसे कि देखो भारतीय सरकार ने मेरे ऊपर इनकम टैक्स लगाया, अब वो इनकम टैक्स मैं ही दूंगा, इसको मेरे बिहाफ में मैं किसी और से कैरी करके इसको आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता हूं। लेकिन एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। बेटे इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसका बर्डन शिफ्टेबल होता है और अल्टीमेटली ये टैक्स जो है वो कंज्यूमर को बियर करना पड़ता है। जैसे कि आपके मोबाइल आपने जब परचेज किया तो उस मोबाइल के ऊपर आप लोगों ने एक टैक्स पे किया। अब ये जो टैक्स लगा था, भारतीय सरकार ने जो टैक्स लगाया था किसके ऊपर लगाया था? उस शॉपकीपर के ऊपर, और उस शॉपकीपर ने इस मोबाइल की कॉस्ट में उसको ऐड करके आपसे ले लिया, इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो अब ध्यान देना, हमें इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में जानना है। तो इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स है? विच बर्डन इज शिफ्टेबल, बट डायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्टेबल नहीं होता है। अब देखो इनडायरेक्ट टैक्स को अगर हमें निकालना हो तो देखो इनडायरेक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्स को निकालने का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। बेटे याद रखना है, आप ये फॉर्मूले बड़े ध्यान रखेंगे, इनको नोट्स में बना के रखेंगे, क्योंकि नेशनल इनकम को सिखाते समय ये सब बार बार यूज होंगे, ठीक है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। बेटा अब एक क्वेश्चन बनता है, क्या सर नेट इनडायरेक्ट टैक्स नेगेटिव आ सकता है? यस, नेट इनडायरेक्ट टैक्स तब नेगेटिव आ सकता है जब सब्सिडी ज्यादा हो जाए इनडायरेक्ट टैक्स से, ठीक है। इससे आगे चलते हैं, हमारा अगला कॉन्सेप्ट दैट इज डेप्रिसिएशन। बेटे अकाउंट्स का डेप्रिसिएशन और इकोनॉमिक्स का डेप्रिसिएशन बिल्कुल अलग है। तो देखो डेप्रिसिएशन क्या होता है, ध्यान से देखना। हमारे अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन को अलग तरह से बोला जाता है, इकोनॉमिक्स में डेप्रिसिएशन देखो डेप्रिसिएशन क्या है, कह रहा है इट रेफर टू द परमानेंट डिक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ टेंजेबल फिक्स एसेट ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। बेटे जिन कारण से हमारी किसी फिक्स एसेट की वैल्यू परमानेंटली गिरती है, जैसे आपके घर में एसी लगा हुआ है, धीरे धीरे यूज करोगे उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, फर्नीचर है धीरे धीरे यूज करेंगे उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो जब भी परमानेंट डिक्रीमेंट होता है हमारे किसी भी टेंजेबल एसेट्स में तो उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब वो रीजन कौन कौन से हैं? देखो बेटे इसके रीजन ये है तीन। पहला रीजन है हमारा बस पासेज ऑफ टाइम, समय के बीतने के साथ साथ। हमारा रीजन नंबर 2 है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। बेटे ये होता है चेंज इन टेक्नोलॉजी, ऑब्सोलेंस का मतलब चेंज इन टेक्नोलॉजी। एंड तीसरा होता है बेटे नॉर्मल वियर एंड टियर, यानी कि उसका नॉर्मल यूज करने से। जैसे आप मोबाइल फोन को नॉर्मल यूज करते हो उसकी वैल्यू धीरे धीरे गिरती रहती है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारा इसका लास्ट कॉन्सेप्ट दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब सुनो बेटे ध्यान से देखना जरा, इसको समझने के लिए बहुत ध्यान से एक बार कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। ये देखो मान लो बेटे ये कंट्री है, ये कंट्री है इंडिया। अब इंडिया में रहते हैं कुछ नॉर्मल रेजिडेंट। अब इन नॉर्मल रेजिडेंट अपने फैक्टर्स को यूज करके इस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो इनकम कमाते हैं उसे बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम, उसे बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। लेकिन यही लोग जब अपनी फैक्टर सर्विसेज इंडिया से बाहर देते हैं, ठीक है, जैसे इन्होंने अपनी लैंड किराए पे दी तो वहां से आया रेंट, है ना, ये जाके बाहर काम करके आए वहां से आई वेजेस। तो जो पैसा ये फैक्टर इनकम, ये जो फैक्टर इनकम जो इन्होंने कहां से कमाई,
आउटसाइड इंडिया से, इंडिया से, बेटे ये फैक्टर इनकम इज कंसीडर्ड एज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो बेटे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और इसी तरह से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे इंडिया को सर्विस देते हैं और यहां से पैसे कमाते हैं, और जो पैसे हमारे पास से जा रहे हैं उन्हें बोलते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और जैसे मैं इनका डिफरेंस लूंगा तो निकल के आएगी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बेटे याद रखना यही हमारे पास डेफिनेशन है। तो देखो देखो, इट रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, देखो दिख रहा है, एंड द फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। ठीक है, अब ध्यान रखना फैक्टर, फैक्टर मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में वेजेस, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में प्रॉफिट। तो बेटे ये चार चीजें जब हम इंडिया से बाहर से कमाते हैं उसे बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और जब हम बाहर वालों को देते हैं उसे बोलते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और बेटे इनके डिफरेंस को ले देंगे तो निकल के आएगी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो बेटे आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 भी खत्म होता है, और अगली क्लास में हम लोग शुरू करेंगे हमारा अगला चैप्टर, दैट इज नेशनल इनकम। थैंक यू।